बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हूँ। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स। चैप्टर है वेव मोशन का। इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमने, और क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम के बारे में। ये फ़िज़िक्स 222, फ़िज़िक्स 122, फ़िज़िक्स 113 ये क्वेश्चन उनके लिए है। चैप्टर नंबर 3 है ये फ़िज़िक्स 222 का, और चैप्टर नंबर 5 है फ़िज़िक्स 122 का। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 3 फ़िज़िक्स 222, चैप्टर 5 फ़िज़िक्स 122 वेव मोशन का चैप्टर है। और क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमने ये साबित करना है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। सिंपल पेंडुलम, सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। द सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस स्पोर्ट बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। कि सिंपल पेंडुलम जो है ये एक बॉब होता है। बॉब मीन्स कि कोई मास होगा जो किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच होगा। वो किसी भी शेप में हो सकता है, हम उसको बॉब कहेंगे। उसका मास m होगा, और ये इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ ये इसको सपोर्ट दिया जाएगा। यानी इन एक्सटेंसिबल का मतलब ये होता है कि ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए जो मज़बूत हो और उसका वेट भी ज़्यादा ना हो, और वो ऐसी हो कि उसमें लचक ना पाई जाए, यानी उसकी लेंथ में इजाफा ना हो। तो ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए जो मज़बूत हो और मास लटकाने से उसमें ऊपर नीचे वाइब्रेशंस पैदा ना हो, उसकी लेंथ में इजाफा ना हो। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहते हैं उसको। और ये सपोर्ट जो होनी चाहिए वो भी फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम है, एक बॉब जो कि इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ किसी सहारे के साथ फ्रीली हैंग कर दिया जाए, लटका दिया जाए, तो हम कहते हैं ये सिंपल पेंडुलम है। एनी ऑब्जेक्ट दैट हैंग्स ऑन द पेंडुलम स्ट्रिंग मे बी कॉल्ड अ बॉब। हम उसको बॉब कह सकते हैं, किसी भी तरह का वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। वर्किंग इसकी कैसे होती है? जब हम किसी भी पेंडुलम को इस स्पोर्ट के साथ, ये एक स्पोर्ट है, ये इसका बॉब है जिसका मास m है, ये स्ट्रिंग है जिसके साथ इसको हैंग किया गया है फ्रीली, और इस स्ट्रिंग की लेंथ है l। तो जब हम इसको यूं हैंग करेंगे, ये तो इस पोजीशन में हैंग हो जाएगा फ्रीली यूं। तो ये पोजीशन इसकी O है, इसको हम कहते हैं ये इसकी मीन पोजीशन है। अब जब हम इसको यहाँ से पकड़ के होल्ड करके इस डायरेक्शन में कुछ एंगल इसको ले जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाई है। हम इसको फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ पे ले गए। वो फोर्स जो है वो हमारी अप्लाइड फोर्स कहलाएगी। अब इस अप्लाइड फोर्स को जब हम रिलीज़ कर देंगे, यानी इसको यहाँ से छोड़ेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में वापस आएगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ यूँ वापस आएगा यहाँ पे। यहाँ से ये इनर्शिया की वजह से आगे गुजर जाएगा और इस पोजीशन बी पे चला जाएगा। यहाँ से ये फिर वापस आएगा और इस पोजीशन पे आके फिर ये यहाँ पे रुकेगा नहीं और आगे गुजर जाएगा और फिर इस पोजीशन पे चला जाएगा। इस तरह से ये O से B, B से फिर O, फिर O से A और फिर A से O, इस तरह से ये इन दो पोजीशंस यानी A और B के दरमियान ये वाइब्रेट करता रहेगा। तो अब हम देखते हैं इसको कि कंसिडर अ पेंडुलम ऑफ लेंथ L। पेंडुलम है, उसकी लेंथ L है, विद इट्स मीन पोजीशन एट O। तो ये इसकी मीन पोजीशन है O पे। व्हेन वी ब्रिंग द बॉब टू द पॉइंट A, हम इसको पकड़ के यहाँ से पॉइंट A पे ले गए हैं, एंड लीव इट, और फिर इसको छोड़ दिया। इट स्टार्ट्स इट्स वाइब्रेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स A एंड B।
तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इससे आगे नहीं जाना इसने, इस तरफ को ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इससे आगे नहीं जाना इसने। तो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हैं ए और बी, इनके दरमियान ये यूं वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। एट ए ऑल इट्स एनर्जी इज़ पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे इसकी सारी की सारी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये इस मीन पोजीशन से हाइट पे चला गया, और जब कोई बॉडी हाइट पे जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, तो इस वक्त इसमें सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब ये यहाँ से चलता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है, और यहाँ पे पहुँच के मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो हो जाती है। यानी यहाँ से यहाँ पे आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। At A, all its energy is potential energy, which is equal to the amount of work done in bringing the bob from point O to point A। ज़ाहिर है हमने इसके ऊपर वर्क किया है, यहाँ से हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं ए पे, तो जो वर्क हमने किया है वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो जितना हमने वर्क किया है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी ए पॉइंट के ऊपर। एट पॉइंट ए द रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब हम अप्लाइड फोर्स रिलीज़ कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, उस बॉब के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होती है। एंड इट स्टार्ट्स इट्स मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ, तो वो ओ की तरफ मूव करना शुरू करता है। एट ओ ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई होती है, तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो फिर क्या होता है, वहाँ पे इनर्शिया की वजह से वो रुकता नहीं है, आगे बढ़ जाता है। ड्यू टू इनर्शिया इट कंटिन्यूज इट्स मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट एंड रीचेज द पॉइंट बी, तो वो बी पॉइंट पे चला जाता है। एट बी ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जीज अगेन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो फिर मीन पोजीशन से हाइट पे चला जाता है, तो उसकी फिर पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। एक्चुअली जो मीन पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो अब उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो बी से फिर उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है और फिर वापस आता है। एट बी रिस्टोरिंग फोर्स अगेन एक्ट्स ऑन इट एंड इट स्टार्ट्स इट्स मोशन टूवर्ड्स द पॉइंट ए, और वो फिर ओ से होता हुआ दोबारा ए पॉइंट पे चला जाता है। इन दिस वे द बॉब ऑफ द पेंडुलम कंटिन्यूज टू वाइब्रेट बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ए एंड बी, तो वो ए और बी के दरमियान बार बार अपनी हरकत को दोहराता रहता है। तो इस तरह से उसकी मोशन होती है, इस तरह से वो वर्क करता है। शो दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अपने ये देखना है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इसको हमने साबित करना है। कंसिडर पेंडुलम एट द पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पेंडुलम मौजूद है। ड्यूरिंग इट्स वाइब्रेटरी मोशन लेट m बी द मास ऑफ द बॉब, तो बॉब का मास जो है वो m है, एंड x इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से इसका ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये x है। टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉब एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे इस बॉब पे दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स तो इसकी डाउनवर्ड एक्ट करेगी यूं, वो इसका वेट होगा W इज इक्वल टू mg, और दूसरी फोर्स जो है वो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा T, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो द वेट mg ऑफ बॉब एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, द टेंशन T ऑफ द स्ट्रिंग एक्टिंग अलोंग as, ये A है ये S है, तो इसके अलोंग T टेंशन जो है ये एक्ट करेगा। तो ये दो फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। वेट W इज इक्वल टू mg कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये वेट है ये mg है, इसके दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं। एक कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग बन जाएगा ये वाला, ये mg cos थीटा बनेगा, क्यों, इसलिए कि ये एंगल थीटा बनेगा इस एंगल के बराबर। ये एक ही स्ट्रेट लाइन है ये वाली, और ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, तो ये लाइन
जो एंगल यहाँ पे बनाएगी वर्टिकल लाइन के साथ, वही एंगल यहाँ पे बनाएगी वर्टिकल लाइन के साथ, इसलिए ये एंगल भी थीटा है। तो ये कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा बनेगा और ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा बनेगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेट अलोंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग जो कंपोनेंट बनता है ये एम जी कॉस थीटा, ये स्ट्रिंग के अलोंग, ये स्ट्रिंग है, इसके अलोंग ये कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग है, इसके परपेंडिकुलर यूं वेट एक्ट करना है ये, तो ये एम जी साइन थीटा है। तो एज देयर इज़ नो मोशन ऑफ द बॉब अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग इस तरफ को तो बॉब की कोई मोशन नहीं है इस रुख पे, सो ये दोनों कंपोनेंट जो हैं टी और एम जी कॉस थीटा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। और बाकी का कंपोनेंट फिर सिर्फ ये रह जाता है एम जी साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट ये वाला, अब ये कंपोनेंट क्या करेगा इसको देखते हैं। जबकि अगला कंपोनेंट जो है एम जी साइन थीटा, ये बैलेंस नहीं होगा किसी के साथ भी। द कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ द बॉब टूवर्ड्स द मीन पोजिशन, क्योंकि ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, ये मीन पोजीशन की तरफ बनेगी, और ये वो फोर्स होगी जो कि रिस्टोरिंग फोर्स बनेगी और ये उसको वापस लेके आएगी मीन पोजीशन की तरफ। दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब एंड इज रिटन एज एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है तो इसलिए अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है, तो इसलिए नेगेटिव साइन के साथ इसको लिखेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें ये मालूम है कि जब ये पेंडुलम जो है अपनी मोशन जो है उसको शुरू करेगा एक्सट्रीम पोजीशन से, तो उस वक्त तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जो है 0 होगी और उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, और वह एक्सेलरेशन किधर को होगा, जिधर को फोर्स लग रही होगी, यानी मीन पोजीशन की तरफ को। तो इफ़ ए इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब एट पॉइंट बी, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होगा। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में अब ये तफसील देख लें आप कि यहाँ से बॉडी यहाँ पे गई है ए पोजीशन पे, यहाँ पे इसमें ये टेंशन है स्ट्रिंग में यूँ, और यहाँ से ये कंपोनेंट है इस तरह से, किसका, ये वेट का, क्यों वेट किधर को एक्ट कर रहा है, इधर को एक्ट कर रहा है, और जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है स्ट्रिंग का इस वर्टिकल लाइन के साथ, ये भी क्योंकि वर्टिकल लाइन है, तो इसलिए इस स्ट्रिंग के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसका ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो जब ये एंगल थीटा बनेगा तो इसके वेट का ये कंपोनेंट जो है ये एम जी कॉस थीटा बनेगा, और इस वेट का ये कंपोनेंट जो है ये एम जी साइन थीटा बनेगा। ये एम जी साइन थीटा इसको ए से ओ की तरफ वापस लेके आएगा। तो हमारे पास जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है उसकी वजह से न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होना है, और जो फोर्स लग रही है वो एम जी साइन थीटा लग रही है, इसलिए एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा हो जाएगा। एम को दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं तो ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा हो जाएगा। थीटा इसमें क्या है कि हमने ये थीटा जो होता है ये बहुत ही स्मॉल लेते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाते, तो थीटा बहुत स्मॉल होता है। जब ये थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू और जो आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ जो एंगल सबटेंड कर रही होती है सेंटर पे, ये थीटा, ये आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए हम साइन थीटा की जगह पे सिर्फ ये थीटा की वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ बनेगी इतनी ये। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो यहाँ से थीटा क्या निकल आएगा, एस ओवर आर निकलेगा। तो एस क्या होती है, आर्क लेंथ, यहाँ पे आर्क लेंथ क्या है, ये एक्स है, तो इसका मतलब ये एस की जगह पे एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे आर क्या है, रेडियस, यानी ये पॉइंट है, सेंटर है, तो ये हमारे पास ये लेंथ बनती है, ये वाली, ये रेडियस बनता है, या यूँ समझ लें कि ये रेडियस बनता है। तो ये आर किसके बराबर है, ये लेंथ के बराबर है। तो एक्स आ जाएगा एस की जगह पे और एल आ जाएगा आर की जगह पे। तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल आ जाता है।
तो ये थीटा की ये वैल्यू जो है ये हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू पुट करें तो a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल आ जाता थीटा की जगह पे। अब इस l को हम g के नीचे लिख लेते हैं तो जो g ओवर एल बन जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, तो माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स हो गया। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इसमें g ओवर एल जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि g की वैल्यू ज़मीन के ऊपर कांस्टेंट रहेगी और पेंडुलम हमने उसकी एक लेंथ फिक्स कर दी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो g ओवर एल जो है ये पूरा फैक्टर जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो जब इक्वल साइन हो साथ कांस्टेंट हो, हम इक्वल साइन की जगह प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दें तो ये कांस्टेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम का एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। तो ये इक्वेशन किसकी है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन पोजीशन से, और उसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। तो यही सूरत हाल जो है सिंपल पेंडुलम के साथ भी है कि इसका एक्सेलरेशन जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो दिस इक्वेशन शोज दैट द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ तक हमने ये साबित कर दिया कि सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब हम इसके टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, ये वाला कांस्टेंट। इस इक्वेशन का जो कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। वो क्या होती है? वो टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। अब हमारे पास सिंपल पेंडुलम के लिए जो एक्सेलरेशन का फार्मूला वो a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स है। तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास g ओवर एल आया है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल आ जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे और इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा इस तरह से कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी ओवर एल आ जाएगा। और इस वैल्यू को हम t इज इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा की जगह पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। और जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये l ओवर जी हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया हमारे पास। अब इस टाइम पीरियड से हमें ये मालूम होता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और g की वैल्यू पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। मास कम हो या ज़्यादा हो उससे उसके टाइम पीरियड पे फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी लेंथ चेंज होने से उसके टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ता है और g की वैल्यू चेंज होने से टाइम पीरियड के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो इन दो फैक्टर्स के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन कर लिया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इसको ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी बताएं। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें, वीडियो लाइक करें, और अगर आपको कोई कमेंट्स देने हों तो वो कमेंट्स भी आप बेदरेग इस पे दे सकते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद।